हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी फॉर लॉ, जिसमें आज हम कंपनी लॉ का 8th क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, कंपनी लॉ LLB 4th सेमेस्टर और अदर सेमेस्टर्स। कंपनी के निर्देशक, आज का हमारा क्वेश्चन है कंपनी के जो निर्देशक होते हैं वो कैसे नियुक्त किए जाते हैं, उनको कैसे हटाया जाता है और वो क्या कार्य करते हैं, उनके क्या कर्तव्य होते हैं। ठीक है, कंपनी के निर्देशक किस प्रकार नियुक्त किए जा सकते हैं, निर्देशकों को हटाने से संबंधित उपबंधों की विवेचना कीजिए। हाउ डिस्कस द प्रोविजंस रिलेटिंग टू द रिमूवल ऑफ द। ठीक है, कंपनी के जो डायरेक्टर हैं उनको कैसे नियुक्त किया जाता है और उन्हें कैसे हटाया जाता है। और दूसरी तरीके से ये पूछा गया है क्वेश्चन कि भारतीय कंपनी अधिनियम के अंतर्गत निर्देशकों के अधिकारों एवं कर्तव्य को बताइए। जो कंपनी के निर्देशक वाला क्वेश्चन आता है, इसमें ये पूछा जा सकता है कि कंपनी के निर्देशक कैसे नियुक्त किए जाते हैं, उनको कैसे हटाया जा सकता है, और ये भी पूछा जा सकता है कि जो कंपनी के निर्देशक होते हैं उनके क्या अधिकार होते हैं, उनके क्या कर्तव्य होते हैं। ये सारी चीज मैंने इसी वीडियो में बता दी है। कंपनी कृत्रिम या विधिक व्यक्ति आर्टिफिशियल लीगल पर्सन होती है। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, वो एक रियल पर्सन नहीं है, एक इंसान नहीं है। ठीक है, सिर्फ उसको एक आर्टिफिशियल व्यक्ति माना गया है कंपनी लॉ में, इसलिए वह स्वयं कार्य नहीं कर सकती। कंपनी अपने कार्य निर्देशकों के माध्यम से करती है। निर्देशक के प्रबंधक, एजेंट तथा न्यासी ट्रस्टी के रूप में कार्य करते हैं। जो कंपनी होती है वो खुद अपने कार्य को नहीं कर सकती है, इसलिए वो डायरेक्टर्स की नियुक्ति करती है, जिसके माध्यम से कंपनी के कार्य होते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2 सब धारा 34 के अनुसार निर्देशक वह व्यक्ति है जो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में नियुक्त किया जाता है। निर्देशक कंपनी की नीति निर्धारित करते हैं। जो निर्देशक होते हैं वो कंपनी की नीति को निर्धारित करते हैं, उसके कार्यों का संचालन करते हैं। जो भी कंपनी के अंदर कार्य होते हैं उनको वो चलाते हैं तथा कंपनी के हितों की रक्षा करते हैं, कंपनी के हितों के लिए कार्य करते हैं, इसलिए उन्हें कंपनी का मस्तिष्क और प्रबंधन तंत्र कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद आते हैं इसके अर्थ पर। निर्देशक मंडल का अर्थ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, किसी कंपनी के सभी निर्देशकों का समूह निर्देशक मंडल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहलाता है। धारा 149 कंपनी अधिनियम के अनुसार कंपनी में कम से कम 3 निर्देशक, पब्लिक कंपनी, जो एक पब्लिक कंपनी होती है उसमें कम से कम 3 निर्देशक होते हैं, और जो प्राइवेट कंपनी होती है उसमें 2 निर्देशक होते हैं, और जो 1 पर्सन कंपनी होती है उसमें 1 निर्देशक होना आवश्यक है। ठीक है, निर्देशकों की संख्या याद रखना, पब्लिक कंपनी में कम से कम 3 और प्राइवेट कंपनी में कम से कम 2, और 1 पर्सन वाली जो कंपनी होती है उसमें 1 निर्देशक होना चाहिए। ठीक है, निर्देशक मंडल कंपनी के सभी महत्वपूर्ण निर्णय लेता है। जैसे कि पब्लिक कंपनी में 3 निर्देशक हैं तो ये हो गए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स यानी कि निर्देशक मंडल, तो ये सभी मिलकर कंपनी के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लेते हैं और कंपनी की नीतियों को लागू करता है। कौन? निर्देशक मंडल। फिर इसके बाद है कंपनी में निर्देशकों की वैधानिक स्थिति। जो कंपनी में निर्देशक होते हैं उनकी लीगल पोजीशंस क्या होती है। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2 सब धारा 34 में यह उपबंधित है कि निर्देशक वह व्यक्ति होता है जिसे कंपनी के निर्देशक मंडल में निर्देशक के रूप में नियुक्त किया जाता है। अतः स्पष्ट है कि निर्देशक वे व्यक्ति होते हैं जो कंपनी के कारोबार का संचालन एवं प्रबंध करने के लिए अंशधारियों द्वारा चुने गए हों। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश सुब्बाराम, जो बाद में मुख्य न्यायाधीश भी रहे, ने कंपनी के निर्देशकों की स्थिति पर टिप्पणी करते हुए एक केस में कहा, केस है रामचंद्र एंड सन्स बनाम कन्हैयालाल, 1966 का एक केस है, के बाद में
कहा कि इनकी परिस्थिति को समझना, यानी कि इनके स्टेटस को, किसके, निर्देशक के स्टेटस को समझना उतना ही आसान नहीं है। ये ऐसे व्यावसायिक व्यक्ति हैं जिन्हें कंपनी अपना कारोबार संभालने के लिए नियुक्त करती है, परंतु ये कंपनी के कर्मचारी नहीं होते। कंपनी के निर्देशक गण सामूहिक रूप से निर्देशक मंडल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के रूप में कार्य करते हैं। फिर है निर्देशकों की नियुक्ति। कंपनी के जो निर्देशक होते हैं उनकी नियुक्ति, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स। कंपनी अधिनियम 2013 में निर्देशकों की नियुक्ति के संबंध में स्पष्ट प्रावधान दिए गए हैं। धारा 152 कंपनी अधिनियम के अंतर्गत निर्देशकों की नियुक्ति की व्यवस्था की गई है। जो ये धारा है 152, इसके अंदर कंपनी के जो निर्देशक हैं उनकी नियुक्ति के बारे में बताया गया है। सामान्य रूप से निर्देशकों की नियुक्ति शेयरधारकों द्वारा साधारण सभा में की जाती है, लेकिन कुछ अन्य तरीकों से भी निर्देशक नियुक्त किए जा सकते हैं। जैसे प्रथम निर्देशक, फर्स्ट डायरेक्टर। जब किसी कंपनी का गठन होता है तब उसके संगम ज्ञापन, यानी कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन या फिर संगम अनुच्छेद, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में जिन व्यक्तियों के नाम लिखे होते हैं वे कंपनी के प्रथम निर्देशक माने जाते हैं। यदि इन दस्तावेजों में नाम नहीं दिया गया हो तो कंपनी के सब्सक्राइबर को ही प्रथम निर्देशक माना जाता है। ठीक है। फिर है इसके बाद साधारण सभा द्वारा निर्देशकों की नियुक्ति। किसी कंपनी में अधिकांश निर्देशकों की नियुक्ति शेयरधारकों द्वारा साधारण सभा में की जाती है। यह नियुक्ति आमतौर पर वार्षिक साधारण सभा में, एनुअल जनरल मीटिंग में मतदान, वोटिंग के माध्यम से होती है। शेयरधारक प्रस्ताव पारित करके योग्य व्यक्ति को निर्देशक के रूप में चुनते हैं। इस प्रकार कंपनी के सदस्य अपने प्रतिनिधियों को प्रबंधन में भेजते हैं जिससे कंपनी का संचालन सदस्यों की इच्छा के अनुसार हो सके। यह व्यवस्था धारा 152 के अंतर्गत की जाती है। ये सभी तरीके हैं कंपनी के निर्देशक को नियुक्त करने के, अपॉइंट करने के। जो कंपनी अधिनियम की धारा 152 है इसमें प्रावधान दिया गया है कि जो कंपनी के निर्देशक हैं उनको कैसे चुना जाएगा। ठीक है। पहला हमने पढ़ा कंपनी के जो प्रथम निर्देशक हैं वो कैसे चुने जाते हैं, दूसरा साधारण सभा द्वारा, और तीसरा है अब अतिरिक्त निर्देशक। कभी कभी कंपनी को प्रबंधन यानी कि मैनेजमेंट के लिए, कंपनी के मैनेजमेंट के लिए अतिरिक्त विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है। ऐसे में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे, जितने भी कंपनी में डायरेक्टर्स होंगे, 3 हैं, 2 हैं, उन सभी के द्वारा कंपनी अधिनियम की धारा 161 के अंतर्गत अतिरिक्त निर्देशक नियुक्त कर सकता है। यह निर्देशक अगली मीटिंग, साधारण सभा, एनुअल जनरल मीटिंग तक ही पद पर रहता है। ये जो अतिरिक्त निर्देशक हैं इनको एक फिक्स टाइम के लिए चुना जाता है। ठीक है। फिर है इसके बाद वैकल्पिक निर्देशक, अल्टरनेट डायरेक्टर। यदि कोई निर्देशक लंबे समय के लिए अनुपस्थित रहता है तो उसके स्थान पर एक वैकल्पिक निर्देशक नियुक्त किया जा सकता है। यह व्यक्ति उस निर्देशक की अनुपस्थिति के दौरान उसके सभी कार्य का निर्वहन करेगा। यानी कि अगर कोई व्यक्ति किसी कंपनी में निर्देशक है और वो अब्सेंट रहता है कुछ टाइम के लिए किसी काम से या फिर बीमारी से, तो उसकी जगह पर एक वैकल्पिक निर्देशक की नियुक्ति की जा सकती है। एक व्यक्ति को चुन लिया जाएगा कि जब तक ये व्यक्ति नहीं आ जाता, जब तक ये प्रेजेंट नहीं हो जाता, तब तक ये व्यक्ति वहां पर उसके सारे कार्य करेगा। ठीक है। उसे कहते हैं वैकल्पिक निर्देशक। फिर आता है इसके बाद नामांकन द्वारा निर्देशकों की नियुक्ति। धारा 161, नामांकन निर्देशक वह निर्देशक होता है जिसे किसी बैंक, सरकार या वित्तीय संस्था द्वारा कंपनी में नियुक्त किया जाता है। इसका मुख्य काम उस संस्था के हितों की रक्षा करना होता है जिसने कंपनी में पैसा लगाया है। जैसे कि अगर किसी संस्था ने किसी कंपनी में कोई पैसा लगाया है, करोड़ों की कंपनी है, किसी ने 10-15 लाख रुपए लगा दिए हैं, फिर 50 लाख लगा दिए हैं, तो वो संस्था या फिर वो कोई दूसरी कंपनी भी हो सकती है, वो अपनी तरफ से एक व्यक्ति को नियुक्त करेगी जो उस कंपनी में निर्देशक
होगा। ठीक है, यह नियुक्ति कंपनी के संगम अनुच्छेद एमओए आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अनुसार की जाती है। नामांकन निर्देशक के अधिकार और कर्तव्य बाकी निर्देशकों जैसे ही होते हैं। उसे कंपनी के हित में ही निर्णय लेना होता है, सिर्फ अपने नामांकनकर्ता के लिए नहीं। इससे निवेशक या बैंक को कंपनी पर निगरानी रखने में मदद मिलती है। ठीक है, कोई बैंक है, कोई संस्था है या फिर कोई दूसरी कंपनी है जिसने एक कंपनी में पैसा लगाया है, तो वो अपनी तरफ से एक निर्देशक नियुक्त कर सकता है उस कंपनी के लिए, ताकि वो उस कंपनी के काम पर नजर रखे। ठीक है, फिर है इसके बाद निर्देशकों की शक्तियां, पावर्स ऑफ डायरेक्टर्स। धारा सेक्शन 179 के अनुसार कंपनी के निर्देशक मंडल को व्यापक शक्तियां प्राप्त हैं, जैसे कंपनी के व्यवसाय का संचालन करना, जो कंपनी का व्यापार है, व्यवसाय है, उसको चलाना, कंपनी की नीतियां बनाना, कंपनी के लिए रूल बनाना, ऋण लेना और उधार देना, कंपनी की संपत्ति खरीदना और बेचना, कर्मचारियों की नियुक्ति करना, शेयर जारी करना, निवेश करना, अनुबंध करना यानी कि कॉन्ट्रैक्ट करना, कंपनी की बैठकों का संचालन करना। ठीक है, यह है कंपनी के निर्देशकों की शक्तियां। इसके बाद है निर्देशक के कर्तव्य। धारा 166, इस धारा के अनुसार निर्देशकों के मुख्य कर्तव्य निम्न है। ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर्स। पहला, निर्देशक को कंपनी के सर्वोत्तम हित में कार्य करना चाहिए। जो निर्देशक हैं वो कंपनी के हित में कार्य करें। दूसरा, निर्देशक को अपने कार्यों में सावधानी, दक्षता और परिश्रम का प्रयोग करना चाहिए। तीसरा, निर्देशक को अपने व्यक्तिगत हित, जो उसका पर्सनल हित है, पर्सनल लाभ है, उसको कंपनी के हित से ऊपर नहीं रखना चाहिए। पहले कंपनी होनी चाहिए, बाद में उसका पर्सनल लाभ होना चाहिए, प्रॉफिट। निर्देशक कंपनी के पद का प्रयोग करके गुप्त लाभ, सीक्रेट प्रॉफिट नहीं ले सकते। निर्देशक अपनी शक्तियों का प्रयोग केवल कंपनी के हित के लिए करेंगे। ठीक है, यह है इसके कर्तव्य, कंपनी के निर्देशकों के कर्तव्य। फिर इसके बाद है एक केस। रीगल हेस्टिंग्स लिमिटेड बनाम गुलिवर 1942 का ये मामला है। इस मामले में यह सिद्धांत स्थापित किया गया कि कंपनी के निर्देशक अपने पद का प्रयोग करके व्यक्तिगत लाभ नहीं कमा सकते। इस मामले में रीगल कंपनी एक सिनेमा खरीदना चाहती थी, लेकिन उसके पास पर्याप्त धन नहीं था। इसलिए उसके निर्देशकों ने स्वयं अपने पैसों से शेयर खरीद लिए और बाद में उन शेयरों को बेचकर लाभ कमा लिया। जब यह मामला कोर्ट में गया तो कोर्ट ने निर्णय दिया कि भले ही निर्देशकों ने ईमानदारी से काम किया और कंपनी खुद वह अवसर नहीं ले सकती थी, फिर भी उन्होंने अपनी स्थिति का लाभ उठाकर लाभ कमाया, इसलिए वह लाभ उनका नहीं बल्कि कंपनी का माना जाएगा। इस प्रकार यह केस स्पष्ट करता है कि निर्देशक पर फाइनेंशियली ड्यूटी होती है और वे किसी भी स्थिति में अपने पद से व्यक्तिगत फायदा नहीं उठा सकते। ठीक है, इस केस में कहा गया है कि एक रीगल नाम की कंपनी थी जो एक सिनेमा खरीदना चाहती थी, लेकिन उसके पास पर्याप्त धन नहीं था, पूरे पैसे नहीं थे, इसलिए वो सिनेमा नहीं खरीद पा रही थी। इसलिए कंपनी के जो निर्देशक हैं उन्होंने खुद ने कंपनी में पैसा लगाया, उन्होंने कंपनी के शेयर खरीदे और बाद में शेयर्स बेचकर उन्होंने पैसा कमा लिया। लेकिन कोर्ट ने कहा कि कंपनी का जो निर्देशक है वो अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए ऐसा नहीं कर सकता, इसलिए जो धन उसने कमाया था वो धन सारा जाएगा कंपनी को। ठीक है, फिर है इसके बाद निर्देशक का त्यागपत्र। कंपनी अधिनियम की धारा 168 के अनुसार एक निर्देशक लिखित नोटिस देकर अपने पद से त्यागपत्र दे सकता है। त्यागपत्र मिलने पर निर्देशक मंडल को इसकी सूचना रजिस्ट्रार को भेजनी होगी और इसे कंपनी की साधारण सभा में प्रस्तुत करना होगा। निर्देशक को अपने त्यागपत्र की प्रतिलिपि यानी कि फोटोकॉपी रजिस्ट्रार को 30 दिन के भीतर भेजनी होगी, जिसमें त्यागपत्र के कारणों का उल्लेख करना होगा।
निर्देशकों को हटाने की प्रक्रिया धारा 169 इस धारा के अनुसार किसी निर्देशक को उसके कार्यकाल से पहले हटाया जा सकता है। धारा 169 में प्रोसीजर बताया गया है कि जो कंपनी के निर्देशक हैं उनको कैसे हटाया जाएगा, और धारा 168 में बताया गया है कि जो कंपनी का निर्देशक है वो अपने पद का त्यागपत्र दे सकता है। ठीक है, और 30 दिन के अंदर उसको रजिस्ट्रार को उसकी प्रतिलिपि भेजनी होगी, उसमें कारण बताना होगा कि वो त्यागपत्र क्यों दे रहा है। फिर है निर्देशक को हटाने की प्रक्रिया, प्रोसीजर। धारा 169 विशेष सूचना दी जाती है, सामान्य सभा में प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है, शेयरधारकों द्वारा मतदान किया जाता है, यदि प्रस्ताव पारित हो जाए तो निर्देशक पद से हटा दिया जाता है। ठीक है, फिर है इसका निष्कर्ष। इस प्रकार कंपनी में निर्देशक अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे कंपनी के एजेंट, न्यासी और प्रबंधक के रूप में कार्य करते हैं। कंपनी अधिनियम 2013 में उनकी नियुक्ति, शक्तियां, कर्तव्य हटाने की प्रक्रिया का विस्तृत प्रावधान किया गया है। निर्देशक मंडल कंपनी के सभी महत्वपूर्ण निर्णय लेता है और कंपनी के हितों की रक्षा करता है। इसलिए कंपनी की सफलता और सुचारू संचालन काफी हद तक निर्देशकों की दक्षता, ईमानदारी और नीतिगत निर्णयों पर निर्भर करता है। ठीक है, अब आते हैं हम इसके कीवर्ड्स पर। एक दो बार इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना, पूरा क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। जो इसमें एक दो केस हैं उन केस के नाम याद कर लेना, और जो इम्पोर्टेंट इसके सेक्शन हैं आप उनको जरूर याद रखना। जैसे कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो धारा 234 में बताई गई हैं। इसमें कहा गया है कि कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति है, वो खुद अपने कार्य नहीं कर सकती, उसके कार्य को करने के लिए एक व्यक्ति की नियुक्ति की जाती है जिसको कहा जाता है कंपनी का निर्देशक। कंपनी के निर्देशक के माध्यम से कंपनी के कार्य होते हैं। ठीक है, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उसको परिभाषित किया गया है इस धारा में। इसमें कहा गया है कि जो कंपनी के निर्देशक हैं वो एजेंट, न्यासी और प्रबंधक कहलाते हैं। ठीक है, निर्देशक मंडल धारा 149 जो निर्देशक मंडल होते हैं वो कौन होते हैं। जैसे कि किसी कंपनी में 3 लोग हैं निर्देशक, तो ये निर्देशक मंडल है। ठीक है, यानी कि ये तीनों लोग निर्देशक मंडल के अंतर्गत आते हैं। पब्लिक कंपनी में कम से कम 3 निर्देशक होते हैं, प्राइवेट कंपनी में कम से कम 2 निर्देशक होते हैं, और 1 पर्सन कंपनी में 1 निर्देशक होता है। ठीक है, फिर इसके बाद नियुक्ति के प्रकार, जो कंपनी में निर्देशकों की नियुक्ति की जाती है उनके प्रकार। प्रथम निर्देशक पढ़ा था हमने, जिसमें कहा गया था कि जो कंपनी है जब वो शुरू की जाती है तो उसके जो मेमोरेंडम होता है उसमें जिस व्यक्ति का नाम होता है वही पर्सन कंपनी का प्रथम निर्देशक कहलाता है। ठीक है, और अगर उसमें नाम नहीं है तो जो कंपनी के सब्सक्राइबर हैं वो कंपनी के प्रथम निर्देशक कहलाएंगे। साधारण सभा द्वारा जो एक एनुअल जर्नल मीटिंग होती है उसमें एक व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है सिर्फ अगली जर्नल मीटिंग तक। ठीक है, फिर है अतिरिक्त निर्देशक, एक एडिशनल निर्देशक जिसको नियुक्त किया जाता है कब, जब कंपनी को जरूरत होती है एक विशेष निर्देशक की। फिर है वैकल्पिक निर्देशक, अल्टरनेटिव, जिसे कहते हैं जब कंपनी का कोई निर्देशक छुट्टी पर है या वो उपस्थित नहीं है तो उसके आधार पर एक व्यक्ति की नियुक्ति की जाएगी जो उस निर्देशक के कार्य करेंगे जो अनुपस्थित है। ठीक है, फिर है नामांकित निर्देशक। नामांकित निर्देशक वो होता है जिसे कोई कंपनी, कोई संस्था नियुक्त करती है अपने हितों की रक्षा के लिए। ठीक है, फिर है निर्देशकों की शक्तियां, सेक्शन 179, व्यापार को चलाना, नीतियां बनाना, कंपनी के लिए नीतियां बनाना, ऋण लेना और देना यानी कि लोन लेना और दूसरे लोगों को लोन देना, निवेश करना, किसी अन्य काम में निवेश करना, अनुबंध करना, कॉन्ट्रैक्ट करना और नियुक्तियां करना, कर्मचारियों की नियुक्ति करना। यह है कंपनी के निर्देशकों की शक्तियां। फिर है कंपनी के निर्देशक के कर्तव्य। कर्तव्य है कि वो सद्भाव में काम करेगी, जो कंपनी है कंपनी के हित के लिए कार्य करेगी, सावधानी में दक्षता रखेगी। कौन? निर्देशक रखेंगे, रखेगी नहीं।
टकराव से बचना, गुप्त लाभ नहीं, कंपनी गुप्त लाभ नहीं ले सकती, उचित उद्देश्य। ठीक है। फिर है एक केस रीगल हेस्टिंग वाला, जिसमें कहा गया था कि जो रीगल हेस्टिंग कंपनी है उसको एक सिनेमा खरीदना था, लेकिन उसके पास पर्याप्त धन नहीं था सिनेमा खरीदने के लिए। तो कंपनी के जो निर्देशक हैं उन्होंने कंपनी के शेयर्स खरीद लिए, मतलब कंपनी को पैसा दिया और उसका कुछ हिस्सा खरीद लिया। उसके बाद कंपनी ने अपना सिनेमा खरीद लिया और जो निर्देशक हैं उन्होंने उन शेयरों को बाद में बेचकर उनसे लाभ कमाया। फिर कोर्ट ने कहा कि जो कंपनी के निर्देशक हैं वो व्यक्तिगत लाभ नहीं ले सकते, उनको ये अधिकार नहीं है, इसलिए जो उन्हें लाभ हुआ है वो उन्हें कंपनी को देना होगा। ठीक है। फिर त्यागपत्र, जो कंपनी के निर्देशक हैं वो अपना त्यागपत्र दे सकते हैं सेक्शन 168 में लिखित नोटिस देकर, और 30 दिन के अंदर उन्हें जो रजिस्ट्रार ऑफिस है उसको सूचना देनी होगी, कारण बताना होगा। ठीक है। फिर है निर्देशकों को हटाना, सेक्शन 169 में प्रोसीजर दिया गया है कंपनी के निर्देशकों को हटाने के लिए। विशेष सूचना, प्रस्ताव, जनरल मीटिंग होगी और मतदान हटाना। जो मतदान देंगे कंपनी के शेयर धारक, उनके अनुसार ही कंपनी के निर्देशकों को हटाया जाएगा। फिर है इनकी वैधानिक स्थिति। जो कंपनी के निर्देशक हैं वो कर्मचारी नहीं होते, एजेंट होते हैं और कंपनी का मस्तिष्क कहलाते हैं। ठीक है। फिर आप इसके बाद लिखेंगे इसका निष्कर्ष। ठीक है। यहीं तक था ये क्वेश्चन। इसके सारे कीवर्ड अच्छे से याद कर लेना, बहुत इजी क्वेश्चन है। आपको बस ये सेक्शन याद रखने हैं, केस याद रखने हैं, ये सारा क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द।